हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। अब हम आज वाले सेशन के अंदर हम यहाँ पर चैनल राउटिंग करेंगे और हमारा जो हाइड्रोलॉजी है इसको हम यहाँ पर कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आप लोगों के सामने नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे पास रह जाता है दैट इज द चैनल राउटिंग। है ना, चैनल राउटिंग। चैनल आपसे पूछ सकता है, रिवर राउटिंग भी इसको हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, नाम आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो अभी आप लोगों को यहाँ पर एक एक करते हुए मैं यहाँ पर सारी बातें समझा दूंगा। तो जैसा कि मैं आप लोगों को पहले बता दिया कि स्टोरेज वाला जब हमने यहाँ पर देखा था, स्टोरेज राउटिंग जब मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पर बोला था तो वहां पर मैंने आप लोगों को बताया भी था कि आपके पास यहाँ पर एक स्टोरेज आपके पास यहाँ पर रिजर्वायर के तौर पे आप यहाँ पर रख लेते हैं। रिजर्वायर आपके पास यहाँ पर रहता है, और ये जो आपका स्टोर जो वाटर स्टोर होगा ना, ये कुल मिला के आपका किसका फंक्शन रहेगा, आउटफ्लो का फंक्शन रहेगा। क्योंकि पानी आया जा रहा है, ये डिस्चार्ज आपको डिसाइड करेगा यहाँ पर कितना पानी स्टोर होकर रहने वाला है। डिस्चार्ज आपको यहाँ पर डिसाइड करेगा कि आपका कितना पानी यहाँ पर आपके पास यहाँ पर रहने वाला। आउटफ्लो रेट आपको यहाँ पर डिसाइड करती है कि कितना पानी यहाँ पर स्टोर रहने वाला है इस रिजर्वायर के अंदर, है ना। इनफ्लो वाटर है, एलिवेशन का फंक्शन है, बोला तो था आपको। स्टोरेज जो है यहाँ पर बेसिकली किसका फंक्शन है, यहाँ पर आउटफ्लो का फंक्शन है, या फिर मैं कह दूं आप लोगों को सीधा सीधा डिस्चार्ज का फंक्शन है। डिस्चार्ज जो है आपका सीधा सीधा यहाँ पर आपके पास यहाँ पर आउटफ्लो का फंक्शन है, यानी कि जो डिस्चार्ज है या जो आउटफ्लो है ये सीधा सीधा आपको यहाँ पर स्टोरेज को डिनोट करेगा डायरेक्टली, कि आपका स्टोरेज कितना रह जाएगा। इनफ्लो इतना आ रहा है, आउटफ्लो इतना हो रहा है, तो स्टोरेज कितना रह जाएगा ये आपको वो बताने वाला है ना। कौन बताने वाला है ये आपको बताएगा, ये आपको यहाँ का आउटफ्लो बताएगा कि यहाँ से डिस्चार्ज कितना आ रहा है, उसी के बेसिस पे उस कितना इनफ्लो का पार्ट आपका यहाँ पर स्टोरेज आपको यहाँ पर चेंज करके देगा, ये आपको यहाँ पर बता के देगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ से मैं डायरेक्टली वे में कह दूं तो यहाँ पर जो स्टोरेज रहेगा पानी, ये पानी का स्टोर होना आपका डिपेंड करेगा कितनी हाइट, कितना एलिवेशन डिपेंड है ना, कितनी एलिवेशन तक आपको यहाँ पर स्टोरेज करना है, और ये डिस्चार्ज के ऊपर का पानी आपका डिस्चार्ज हो जाएगा। तो कुल मिला के ये स्टोरेज किसके ऊपर डिपेंड है, इस एलिवेशन पे डिपेंड है। ये एलिवेशन आपका डिस्चार्ज पे डिपेंड है, दैट मींस स्टोरेज जो है सीधा सीधा आपका यहाँ पर आउटफ्लो पे डिपेंड है। आपका किस पे डिपेंड कर जाता है, यहाँ पर जो स्टोर होगा पानी, स्टोरेज इज अ फंक्शन ऑफ आउटफ्लो। तो स्टोरेज इज द फंक्शन ऑफ आउटफ्लो, ये मैं आप लोगों को यहाँ पर पहले ही बता चुका हूँ। स्टोरेज इज द फंक्शन ऑफ आउटफ्लो किस के अंदर, स्टोरेज राउटिंग के अंदर, जबकि चैनल राउटिंग के अंदर इनफ्लो पे भी डिपेंड करेगा, आउटफ्लो पे डिपेंड करेगा, है ना। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर आपके सामने यूनिफॉर्म फ्लो को मानते हुए चलता हूँ, ये मैं मान के चलूं हमारा जो चैनल है ये आपको यूनिफॉर्म फ्लो दे रहा है। क्या दे रहा है, यूनिफॉर्म फ्लो दे रहा है। तो आपको क्या देखने को मिलेगा, अगर ये चैनल मेरा यहाँ पर यूनिफॉर्म फ्लो आपको यहाँ पर करके दे रहा है, ठीक है, तो यूनिफॉर्म फ्लो का केस है ये। यूनिफॉर्म फ्लो के केस के अंदर आपको यहाँ पर वाटर सरफेस का एलिवेशन आपको यहाँ पर कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, बिल्कुल एकदम पैरेलल टू द बेडलाइन, है ना। अगर मैं यहाँ पर सेक्शन 1 सेक्शन 2 के बीच में कहीं पे भी मान लो आप यहाँ पर सेक्शन 1 सेक्शन 2, है ना, अब बताने की जरूरत तो नहीं पड़नी चाहिए, बट हाँ ठीक है, 2 सेक्शन आप काट लो कहीं भी, एक सेक्शन यहाँ काट लिया, एक सेक्शन यहाँ काट लिया। तो सेक्शन 1 सेक्शन 2 को अगर आप यहाँ पर यूनिफॉर्म फ्लो आप यहाँ पर बोल दो तो आपको क्या देखने को मिलेगा, सेक्शन 1 सेक्शन 2 के बीच में ये पूरा फ्लो कैसा होने वाला है, यहाँ पर आपका पैरेलल टू द बेडलाइन होने वाला है। लेकिन आपके पास इन एक्चुअल कंडीशन के अंदर क्या होता है, ऐसा कंडीशन आपके पास कभी जनरेट ही नहीं होगी, है ना। जबकि एक्चुअल में ये आपको यहाँ पर देखने को ही नहीं मिलेगा। एक्चुअल कंडीशन में मैं कह देता हूँ आप लोगों के सामने कि ये एक्चुअल में ऐसा तो होगा नहीं। तो एक्चुअल कंडीशन में आपके सामने यहाँ पर बना के भी दे देता हूँ थोड़ा सा कि सर एक्चुअल में, जबकि ऐसा नहीं है। एक्चुअल में सर पानी जो है कुछ ऐसा सर कैसा भी हो सकता है, पानी का नेचर कैसा भी हो सकता है ना। ये एक्चुअल वाटर सरफेस का एलिवेशन कुछ ऐसे ऊपर नीचे आपको देखने को मिलेगा। हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पर ये जो पानी का स्टोरेज है, अगर मैं यहाँ पर इसको ये मान के चलता, सिर्फ और सिर्फ क्या यूनिफॉर्म फ्लो मान के चलता, पैरेलल टू द बेडलाइन मान के चलता, तो ये जो पानी आपका इस 1 और 2 रीच के बीच में जो स्टोर हुआ है, 1 और 2 रीच के बीच में जो स्टोर हुआ है, इस पैरेलल टू द बेडलाइन वाले को, इस ब्लू वाले पार्ट को, इसको आप यहाँ पर प्रिज्म स्टोरेज बोलते हैं, या पूछ लेता है कभी कभी डायरेक्टली, इसको प्रिज्म स्टोरेज बोलते हैं। और इसके अलावा ये जो पार्ट आपका बच गया ना, ये जो आपके पास पार्ट बच गया, एक्स्ट्रा पार्ट जो आपको ऊपर नीचे कभी आगे पीछे भी हो गया, कभी कभी आपके पास यहाँ पर हो सकता है नीचे भी आपको देखने को मिल जाए, है ना। जो एक्चुअल वाटर सरफेस का एलिवेशन है प्रिज्म स्टोरेज के अलावा वाला, ये आपके पास कहलाता है टोटल मिला के वेज स्टोरेज। ये आपके पास क्या कहलाता है, दिस इज नोन एज वेज स्टोरेज। ये आपका हो गया वेज स्टोरेज, ये हो गया आपका प्रिज्म स्टोरेज, ठीक है। प्रिज्म स्टोरेज आप यहाँ पर बेसिकली आप यहाँ से देखें तो प्रिज्म स्टोरेज आपको क्या बता रहा है कि सर जितना यहाँ पर इनफ्लो यूनिफॉर्म फ्लो है,
यानी कि सर ये जितना यहाँ से इनफ्लो है उतना ही आउटफ्लो आप यहाँ पर कर दो, इनफ्लो को घटा रहे हो तो आउटफ्लो को भी घटा दो, और यहाँ पर आप देखो तो इनफ्लो को बढ़ा रहे हो तो आउटफ्लो को बढ़ा दो, सेम तरीके से मेंटेन करो, है ना। अगर आप यहाँ पर क्या करो, आउटफ्लो को इनफ्लो की तरह मेंटेन कर दोगे, आपको आउटफ्लो को इनफ्लो की तरह मेंटेन कर दोगे तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, प्रिज्म स्टोरेज मिल जाएगा। यानी कि मेंटेन किसको करना है, आपको आउटफ्लो को मेंटेन करना है। किसके कैसे मेंटेन करना है, आउटफ्लो को मेंटेन करना है। कैसे मेंटेन करना है, जैसा इनफ्लो आ रहा है वैसे आउटफ्लो कर दो। मेंटेन किसको करना है, आउटफ्लो को मेंटेन करना है। तो आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, प्रिज्म स्टोरेज देखने को मिलेगा। तो यहां से मैं डायरेक्टली कह सकता हूं कि प्रिज्म स्टोरेज इज द फंक्शन ऑफ आउटफ्लो। आउटफ्लो को आप मैनेज कर रहे हो, आपको यहाँ पर पूरा का पूरा क्या मिल रहा है, आपको यहाँ पर रीच कुछ ऐसे सी नजर आ रही है ना। जबकि ये जो वेज स्टोरेज आपको क्या दिखाएगा, वेज स्टोरेज कौन सा पार्ट है आपका, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो वाला पार्ट है क्या, कि सर इनफ्लो आउटफ्लो के अलावा अगर इनफ्लो आउटफ्लो के जैसा चल रहा होता है ना, मतलब जिस रेट से आपका इनफ्लो चल रहा है उसी रेट से आपका आउटफ्लो चल रहा होता है, या फिर रेट आपका डिफरेंट भी हो सकती है, रेट आपकी डिफरेंट भी हो सकती है थोड़ी बहुत, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर हो रहा है ना उसी तरीके से रहेगा तो ये मामला सेम रहेगा, इनफ्लो बराबर आउटफ्लो रेट। अभी रेट आप यहाँ पर इक्वली मानो, रेट आप यहाँ पर इक्वली मानो, है ना। 19-20 देखने को मिलेगी एकदम एक्जैक्टली सेम, तो आपको कभी भी नहीं देखने को मिल सकता, इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ पर नहीं बोल सकता। लेकिन प्रिज्म स्टोरेज को आपको ऐसे मानना है। प्रिज्म स्टोरेज का मतलब इनफ्लो जिस रेट से हो रहा है आउटफ्लो को उस सेम रेट से कर दो, तो आपको यहाँ पर प्रिज्म स्टोरेज आपके पास यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा। लेकिन एक्चुअल कंडीशन में तो यह होने वाला नहीं है, तो क्या करेगा, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो वाला पानी क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसके अंदर स्टोर रह जाएगा, स्टोर रह जाएगा। दैट इज नोन एज और इनफ्लो माइनस आउटफ्लो वाला, दैट इज नोट टर्म्ड एज और वेज स्टोरेज। ठीक है, ये दो डेफिनेशन आपको डायरेक्टली पूछ लेता है, इन दोनों डेफिनेशन को आप यहाँ पर रख लो। प्रिज्म स्टोरेज, व्हाट इज द प्रिज्म स्टोरेज, यहाँ पर मैं आप लोगों को यहाँ पर शो कर देता हूँ। व्हाट इज द प्रिज्म स्टोरेज मैं आपको यहाँ पर लिखा देता हूँ, ये नाम याद रख लेना आप लोग, है ना। ये प्रिज्म स्टोरेज आप यहाँ पर नाम याद रख लेना, है ना। व्हाट इज द प्रिज्म स्टोरेज, द वॉल्यूम that would be stored in the reach if flow were uniform, ठीक है, थ्रू आउट। और ये कैसा बनेगा आपको, पैरेलल टू दी बेड लाइन। ठीक है, यूनिफॉर्म फ्लो बनाया कुल मिला के। यूनिफॉर्म हमने यहाँ पर क्या रखा है, फ्लो को यूनिफॉर्म आपने यहाँ पर बनाया है, तो आपको जो स्टोरेज देखने को मिल रहा है दैट इज टर्म्ड एज योर प्रिज्म स्टोरेज। लेकिन एक्चुअल वाटर सरफेस एलिवेशन आपको सेम नहीं देखने को मिलेगी, तो एक्चुअल में जो बच जाता है इसको आप यहाँ पर वेज स्टोरेज बोल देते हैं ना। सेकंड डेफिनेशन इज द वेज स्टोरेज की डेफिनेशन, वेज स्टोरेज की डेफिनेशन। ठीक है, तो वेज स्टोरेज क्या देंगे, द वॉल्यूम स्टोर्ड बिटवीन the parallel line and actual water surface level, ठीक है, या फिर सॉरी एक्चुअल वाटर सरफेस प्रोफाइल, यानी कि आउटफ्लो डिफरेंट तरीके से हो रहा है, आउटफ्लो बीइंग डिफरेंट फ्रॉम इनफ्लो। ठीक है, आउटफ्लो इनफ्लो से डिफरेंट हो रहा है, तो आपको यहां पर देखने को मिलेगा कि I माइनस O वाला पानी ये वेज स्टोरेज देगा आपको, और यह आपका इनफ्लो आउटफ्लो के आपने यहाँ पर सेम देखने को मिला है। इनफ्लो जो है आउटफ्लो के जैसा ही है, इनफ्लो आउटफ्लो सेम टाइप के ही है, तो आपको यहाँ पर प्रिज्म स्टोरेज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये दोनों के दोनों क्लियर, बिल्कुल। तो अगर मेरे को यहाँ पर टोटल स्टोर्ड वाटर आपको यहाँ पर निकालना हो, अगर यहाँ पर आपको टोटल स्टोर्ड वॉल्यूम आपको यहाँ पर निकालना हो, तो कैसे निकालोगे, तो स्टोरेज बराबर आप कह सकते हैं कि सर मैं क्या करूं, प्रिज्म स्टोरेज में वेज स्टोरेज को ऐड कर दूं, प्रिज्म स्टोरेज में वेज स्टोरेज को ऐड कर दूं, है ना। प्रिज्म स्टोरेज प्लस वेज स्टोरेज कर दूं तो क्या मेरे पास यहाँ पर एस की वैल्यू आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी, है ना। कोई ऐसा मत सोचना, देखो अगर यहाँ पर ये नेगेटिव है ना,
तो यहाँ पर देखो ये नेगेटिव भी चला जाता है वेज स्टोरेज, तो माइनस में भी कर सकते हैं, है ना। तो इसको आप यहाँ पर इसको पॉजिटिव वेज स्टोरेज बोलना, पॉजिटिव वेज स्टोरेज, पॉजिटिव वेज स्टोरेज, और ये आपका नेगेटिव वेज स्टोरेज हो जाएगा। दिस इज द नेगेटिव वेज स्टोरेज, है ना, नेगेटिव वेज स्टोरेज, ठीक है। ये आपके पास यहाँ पर आकर कर जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, है ना, ये प्लस प्लस ये माइनस, ठीक है। तो माइनस है तो उसको घटा देना है ना, माइनस है तो इसको मतलब माइनस नेगेटिव वाली वैल्यू ऐड कर दिया आपने कुल मिला के ना, तो प्लस वाला ये मैंने जनरल इक्वेशन लिख दिया, है ना। अभी मैंने बोला कि सर प्रिज्म स्टोरेज आपका आउटफ्लो को कंट्रोल करते हैं, आप आउटफ्लो को सेम रखते हैं, आउटफ्लो बीइंग सेम इज द इनफ्लो इस केस के अंदर, है ना। तो यहाँ पर आपके पास ये जो स्टोरेज है ये आपका किसका फंक्शन बन जाता है, ये आउटफ्लो का फंक्शन बन जाता है। तो एस जो है आपके पास ये आउटफ्लो का फंक्शन बन जाता है। आउटफ्लो का फंक्शन बनाने के लिए आउटफ्लो को मैं यहाँ पर इस तरह से लिख देता हूँ, आउटफ्लो का फंक्शन बनाया, कांस्टेंट लगाया और m मैंने यहाँ पर m की पावर के अंदर मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, स्टोरेज को आउटफ्लो का फंक्शन बनाया। इक्वेशन याद रखनी पड़ेगी आपको, है ना, प्लस, लेकिन समझा दे रहा हूँ। यहाँ पर वेज स्टोरेज में मैंने क्या लिखा था कि सर इनफ्लो आउटफ्लो जो बच जाएगा वो बच जाएगा, वही मामला आपका इसका है। तो इनफ्लो आउटफ्लो बच गया। अब इसके लिए कांस्टेंट अलग लिखना था, तो कांस्टेंट मैंने यहाँ पर k इंटू एक्स लिख दिया, यहाँ पर, है ना, k इंटू एक्स लिख दिया। ये मेरे पास इसकी पावर मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाएगी, m हो जाएगी, ठीक है। अब मस्टिंगम साहब आते हैं, अब क्या आते हैं, मस्टिंगम साहब आते हैं। मस्टिंगम साहब ने क्या दिया, m की वैल्यू को 1 कंसीडर किया हुआ है। दैट मींस स्टोरेज की वैल्यू आपकी यहाँ पर देखोगे तो KO प्लस KX इंटू I माइनस O आपको ये देखने को मिलेगी स्टोरेज, ठीक है, बिल्कुल ये हमने दे दिया, ठीक है। ये मेरे पास बेसिक इक्वेशन है, मस्किंगम की बेसिक इक्वेशन है। अभी आपने यहाँ पर इक्वेशन अभी आप यहाँ पर मस्किंगम की एक्चुअल इक्वेशन जो हम यूज करते हैं वो हमने यहाँ पर अब यूज करनी है ना, ये हो गई, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर, कंटिन्यूटी इक्वेशन तो आपको लगानी होती है ना। तो आप ये जो मस्किंगम इक्वेशन है, सबसे पहले तो इस मस्किंगम इक्वेशन को आप यहाँ पर चैनल रीच के अंदर लगाएं। चैनल रीच के अंदर, ये तो बेसिक इक्वेशन है, चैनल रीच के अंदर लगाएंगे तो क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में लगा दे। तो इन लोगों के बीच में कह दूं सर सेक्शन 1 सेक्शन 2 के बीच में लगाता हूं। तो सेक्शन 1 पे अगर मेरे पास स्टोरेज S1 है, यहाँ पर स्टोरेज S2 है, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर मस्किंगम इक्वेशन रीच 1 और रीच 2 के बीच में लगा रहा हूँ। रीच 1 और रीच 2 के बीच में मैं यहाँ पर अप्लाई कर दे रहा हूँ, है ना, रीच 1 और रीच 2 के बीच में अप्लाई कर दे रहा हूँ, ठीक है। कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे आराम से, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ आप लोगों से। फॉर ए गिवन चैनल रीच, फॉर ए गिवन चैनल रीच, फॉर ए गिवन चैनल रीच, मैं यहां पर इस मस्किंगम इक्वेशन को मैं यहां पर अप्लाई भी कर सकता हूं। क्या कर दिया, S2 माइनस S1 कर दिया बराबर K इंटू K कॉमन ले रहा हूं मैं ना, आपको K कॉमन ले लेता हूं, K कॉमन ले लेता हूं सब में देखो पूरे में K है, इस पूरी इक्वेशन में K है, तो K को कॉमन ले लिया मैंने यहाँ पर ना, K को मैंने यहाँ पर कॉमन ले लिया है। K को कॉमन लेके अब मैं सारी टर्म्स में से सेम तरीके से लिख रहा हूं, है ना, x इंटू I2 माइनस I1, ठीक है, कि x I2 माइनस I1, देखो ये मैंने यहाँ पर क्या किया है, I2 माइनस I1, ये वाला चलो ऐसे कर देते हैं हम पहले, ये वाली इक्वेशन में आपको ऐसा करता हूँ, जनरल इसी फॉर्मेट में करा देता हूँ पहले। देखो k को कॉमन लो, क्या बच जाता है आपके पास, O प्लस x इंटू I माइनस O, ठीक है। अब आप क्या करो, यहाँ से O को एक साथ ले लो, O को एक साथ ले लो, है ना। तो k इंटू आपके पास यहाँ पर क्या बच जाएगा, देखो k इंटू बच जाएगा x इंटू I, और प्लस में बच जाता है आपके पास यहाँ पर O को कॉमन लेना है आपको, 1 माइनस x इंटू O, ये लो। अब इस फॉर्मेट में मैं इक्वेशन लिख रहा हूं बराबर s, ठीक है, इस फॉर्मेट में मैं इक्वेशन लिख रहा हूं, x इंटू I2 माइनस I1 लिख दिया, ठीक है। यहां पर मैं कर देता हूं 1 माइनस x प्लस 1 माइनस x, और यहां पर मैं कर देता हूं आप लोगों के सामने क्या, अगेन O2 माइनस O1, ठीक है। ये लिखा है क्या, ये लिखा है क्या, ये लिखा है मैंने, ठीक है, O2 माइनस O1। ये मैंने बेसिक इक्वेशन यहां पर मैंने फॉर अ गिवन चैनल रीच बिटवीन 1 एंड 2, ठीक है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर मस्किंगम इक्वेशन में आप एक रीच के लिए लगा सकता हूँ, है ना। अभी यहाँ आके आप यहाँ पर एक छोटी छोटी बातें और देखो, यहाँ से मुझे एक तो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मेरे को यहाँ पर देखने को मिल रही है। क्या देखने को मिल रही है कि अगर मान लो कभी पहले तो सबसे पहले देखो सर K क्या है, O क्या है, ये सारी चीजें मैं आपको सबसे पहले तो यहाँ पर ही लिखा देता हूँ, है ना। ये मैंने लिखा ही नहीं, एक गिवन चैनल रीच के लिए बस मैंने पहले लगा दिया, आप लोगों को इंट्रोड्यूस नहीं किया था इन सब चीजों को, ना। देखो तो K क्या होता है आपके पास, K क्या होता है कि एक तो K को डिफाइन करना है, एक X को डिफाइन करना है आपका, है ना। तो जो K होता है ये तो आपके पास होता है स्टोरेज टाइम
स्टोरेज टाइम कांस्टेंट, ये आपको पास कहलाता है स्टोरेज टाइम कांस्टेंट, स्टोरेज टाइम कांस्टेंट है ना। और ये वैल्यू जो रहती है, इसकी जो यूनिट है ना, ये कांस्टेंट जरूर है, इसकी यूनिट जो है डायमेंशन आपका टाइम के बारे में चलता है ना। तो इसकी यूनिट जो आप देखोगे ना, इसकी डायमेंशन जो चलेगी, इसकी डायमेंशन जो चलेगी ये टाइम के रेस्पेक्ट में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। एक्स जो होता है आपका, इसको वेइंग फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वेइंग फैक्टर बोलते हैं, या वेटेज फैक्टर भी आप यहां पर कंसीडर कर सकते हो, जिसकी वैल्यू डिपेंड चेंज करती है 0 से लेके 0.5 के बीच में लाई करती है, 0 से 0.5 के बीच में लाई करती है। और ये जो ना सोलली आपका डिपेंड कर जाता है, डिपेंड ऑन द शेप ऑफ वेज, ऑन द शेप ऑफ वेज फैक्टर आपका शेप ऑफ द वेज के ऊपर डिपेंड करता है, याद रखना, शेप ऑफ द वेज के ऊपर डिपेंड करता है वैल्यू आपकी कहां से कहां के बीच में लाई करानी है आपको, है ना। इसको इधर खिसका देता हूं थोड़ा सा, ठीक है। ये आपके सामने 2-3 इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों को यहां पर दी थी, ठीक है। दोनों अब यहां पर लगा देते हैं। अब देखो, अगर मान लो आपको x बराबर 0 दे रखा है, अगर आपको x बराबर 0 दे रखा है, तो यहां पर आपके पास s की वैल्यू क्या हो जाएगी? s की वैल्यू हो जाएगी k इंटू o, यानी कि आपका स्टोरेज जो है सिर्फ और सिर्फ किसका फंक्शन बन गया? यहां पर आउटफ्लो का फंक्शन बन गया। यानी कि आपके पास यहां पर आपके पास यहां पर कैसा एक फ्लो देखने को मिल रहा होगा? यहां पर आपका यूनिफॉर्म फ्लो आपको देखने को मिल रहा होगा, है ना। अगर x इक्वल्स टू 0 दे दें आपको, अगर x इक्वल्स टू 0 दे दें, दैट मींस आप यहां पर डायरेक्टली कह सकते हैं कि सर यहां पर x बराबर k हो है, यानी कि सीधा सीधा आउटफ्लो का फंक्शन है। और यहां पर आपको पैरेलल टू द बेड लाइन आपको यहां पर सरफेस पे देखने को मिल जाएगी। और ऐसे रिजर्वायर को आप यहां पर लीनियर रिजर्वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऐसे रिजर्वायर को आप यहां पर लीनियर रेजरवायर आप यहां पर बोलते हैं, लीनियर रेजरवायर आप यहां पर इनको कंसीडर करते हैं। दिस इज द लीनियर रिजर्वायर वाली कंडीशन। s बराबर k इंटू o बन गया यहां पर, है ना। तो देखो, ये अगर सिर्फ और सिर्फ आउटफ्लो का फंक्शन है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ आउटफ्लो का फंक्शन आपके पास यहां पर आपने इसको बोल दिया है, ठीक है। तो ये आपके पास बन गया s बराबर k, लीनियर रिजर्वायर बोलते हैं इस केस को। और ये आपसे डायरेक्टली पूछ लेता है सीधा, ठीक है। अगर यदि आपकी x की वैल्यू अगर यदि आपकी 0.5 है, तो आपके पास यहां पर आपको क्या शो करेगा? ये x बराबर 0.5 है। यहां पर लिख देता हूं कि स्टोरेज इज फंक्शन ऑफ आउटफ्लो ओनली, ठीक है। तो ये स्टोरेज रिजर्वायर जैसा काम कर रहा है, एक तरह से देखो तो स्टोरेज रिजर्वायर जैसा काम कर रहा है। ये लीनियर रिजर्वायर आप देखो तो स्टोरेज रिजर्वायर जैसा आपको देखने को मिलेगा। स्टोरेज रिजर्वायर में तो क्या था? आउटफ्लो का फंक्शन था। यहाँ पर देखो आप, जो मैंने यहाँ पर आपको प्रिज्म वाला कंडीशन बताया थी, प्रिज्म स्टोरेज वाली कंडीशन, वो कंडीशन आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। s बराबर k इंटू o, i माइनस o की वैल्यू 0, वेज नहीं बनेगा सरफेस, है ना। यहाँ पर देखो x की वैल्यू 0.5 है, तो देखो ये x की वैल्यू 0.5 हो गई, ठीक है। तो पुट करते हैं यहाँ पर 0.5, तो 0.5 फुट करते हैं, आपके पास क्या हो जाएगा? देखो 0.5 इंटू y और 0.5 इंटू KO बन जाएगा। यानी कि आउटफ्लो इनफ्लो दोनों को सेम वेटेज आप यहां पर दे सकते हो। देखो 0.5 यहां पर पुट किया तो 0.5 इंटू KI, ठीक है, 0.5 इंटू KO बन जाएगा। देखो 0.5 इंटू KO में से एक KO में से 0.5 KO घटेगा तो कितना बचेगा? 0.5 KO। देखो 0.5 तो KO है और 0.5 ही KI है ना। यानी कि इनफ्लो आउटफ्लो दोनों के ऊपर सेम तरीके से आपके पास यहाँ पर क्या कर रहा है? हमारा रिजर्वायर हमारा डिपेंड रह रहा है। यानी कि अब जो हमारा चैनल है, वो चैनल किस टाइप का चैनल है? आपका चैनल कुछ ऐसा है जो इनफ्लो के ऊपर भी उतना ही डिपेंड कर रहा है जितना आउटफ्लो के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इसीलिए ये वेटेज फैक्टर मैंने लगाया हुआ है यहाँ पर, है ना। इनफ्लो पे भी उतना ही डिपेंड कर रहा है और यहाँ पर आउटफ्लो पे भी उतना ही डिपेंड कर रहा है ना। तो x बराबर 0.5 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख सकता हूँ कि यहाँ पर कि बोथ इनफ्लो अब देखो ये ना छोटी छोटी स्टेटमेंट के टर्म में पूछेगा। बोथ इनफ्लो एंड आउटफ्लो आर इक्वली इंपॉर्टेंट, याद रख के चलना ये बात, है ना। आर इक्वली इंपॉर्टेंट, ये वैल्यू मैंने यहां पर आप लोगों के सामने लिखा दी, ठीक है। अब एक गिवन चैनल रीच के लिए वैल्यू आपने बना दी। मस्किंगम इक्वेशन आपने यहां पर अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हो आप। मस्किंगम की बेसिक इक्वेशन आप यहां पर अप्लाई कर दी आपने। और एक इक्वेशन आपकी कंटिन्यूटी वाली आपको पता ही है। पहली इक्वेशन तो ये है जो अभी आपने गिवन चैनल रीच के लिए लगाई। इसी सेम रीच के लिए मैं यहां पर एक और इक्वेशन लगा सकता हूं, h2 माइनस s1 इक्वल्स टू, जो मेरे को पता है, i2 प्लस i1 डिवाइड बाई 2 इंटू डेल्टा टी
माइनस O1 प्लस O2 डिवाइड बाई 2 इंटू डेल्टा टी। ये इक्वेशन मुझे ऑलरेडी नोन है ना, ये इक्वेशन मेरे को ऑलरेडी नोन है। अब यहाँ पर आप कुल मिला के उठा के देखो, I1 I2 आपको यहाँ पर ऑलरेडी नोन रहते हैं, I2 I1 और O1 आपको यहाँ पर ऑलरेडी नोन रहता है ना। इन दोनों इक्वेशन को यहाँ पर जब मैंने सॉल्व किया तो मेरे को असली मस्किंगम की इक्वेशन मेरे को यहाँ पर देखने को मिलेगी, जिससे मैं यहाँ पर O2 कैलकुलेट करूंगा। O2 यहाँ पर आपका निकल के आता है यहाँ पर C डॉट I2। देखो ये फॉर्मूले सीधे याद करने पड़ेंगे, C1 I1 प्लस C2 O1 है ना, ये फॉर्मूले डायरेक्टली याद करने पड़ेंगे। जहां पर आपके C नोट किसको रिप्रेजेंट करता है, तो देखो C नोट बराबर होता है माइनस के एक्स प्लस 0.5 इंटू डेल्टा टी। देखो ये सारे ना डायरेक्टली याद करने पड़ेंगे आपको, K माइनस के एक्स प्लस 0.5 इंटू डेल्टा टी है ना। सेम तरीके से C1 बराबर आप यहाँ पर देखो, बेस तो सारा तीनों का सेम ही है, बेस तो तीनों का सेम ही है, K माइनस के एक्स प्लस 0.5 इंटू डेल्टा टी। पहले वाले में ऊपर वाला टर्म माइनस के एक्स है, यहाँ पर आपके पास प्लस के एक्स है, और कोई फर्क नहीं है यहाँ पर, है ना। 0.5 इंटू डेल्टा टी है ना। याद करने के तरीके मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कैसे याद करना है। C2 आप यहाँ पर निकाल सकते हैं, K माइनस के एक्स है, ये देखो इससे याद रखना। देखो इसके अंदर या पहला माइनस है, माइनस को आप यहाँ पर प्लस बनाओगे तो सेकंड इक्वेशन बन जाएगी, बेस तीनों का सेम है, बेस तीनों का सेम है ना। इस पहली इक्वेशन में के आगे आप यहाँ पर k और ऐड कर दोगे तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी, k माइनस के एक्स माइनस 0.5 डेल्टा टी आपको कर देना है बस, ठीक है। तो k में से इसको घटा देना, k में से इसको घटा देना इस इक्वेशन को बेसिकली, है ना। तो डिवाइड बाय आप यहाँ पर कर देना अपॉन k माइनस के एक्स प्लस 0.5 इंटू डेल्टा टी। देखो याद करने के तरीके कैसे भी हो सकते हैं, कैसे भी आप याद कर लो। ये इक्वेशन हो गई ये, और ये आप इसको, इस इक्वेशन को आप यहाँ पर मस्किंगम की राउटिंग इक्वेशन कहते हैं, मस्किंगम की राउटिंग इक्वेशन बोलते हैं, मस्किंगम की राउटिंग इक्वेशन आपकी ये वाली है, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले आपको यहाँ पर याद करने पड़ेंगे। अब राउटिंग कैसे करते हैं इसका मैं प्रोसीजर आप लोगों को यहाँ पर समझा सकता हूँ, उसके बाद क्योंकि नहीं तो अब तक तो आप लोग क्या है, आप लोगों को यहाँ पर दिमाग बिल्कुल ऐसा खुल चुका होगा, है ना। ये इक्वेशन आपको एज इट इज याद करनी पड़ेगी। ये इक्वेशन आपसे पूछ लेता है, ये पूछ लेता है, ये पूछ लेता है, ये पूछ सकता है, चारों चीजें याद कर लेना, 1 2 3 4, चारों को मत भूलना, है ना, ठीक है। चलो प्रोसीजर आप लोगों को समझा देता हूँ, इसके बाद एंड अप करते हैं क्लास का। प्रोसीजर समझ लो आप लोग, प्रोसीजर भी इसीलिए ताकि आप लोगों को पता रहे, देखो ताकि आप लोगों को ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही सर ने पता नहीं क्या ही समझा दिया, ना। देखो सबसे पहले क्या है कि जो भी चैनल के बारे में आपसे राउटिंग करवाएगा, जैसे कि आपसे कह दिया, आपसे इस चैनल के बारे में राउटिंग करा रहा है, ये फ्लड हाइड्रोग्राफ आपको यहाँ पर गिवन है, इसका फ्लड हाइड्रोग्राफ आपसे यहाँ पर फाइंड आउट करवाना है, इसको फाइंड आउट करवाना है ना। तो ये चैनल उसने दे रखा है, तो इस चैनल के लिए आपको k की वैल्यू देगा और x की वैल्यू आपको देगा, k की वैल्यू देगा, x की वैल्यू देगा, है ना। तो सबसे पहली प्रोसीजर आपको क्या करना है कि सर आपको k की वैल्यू दे रखी है, x की वैल्यू दे रखी है, और ये फ्लड हाइड्रोग्राफ आपको यहाँ पर गिवन है, फ्लड हाइड्रोग्राफ आपको यहाँ पर इनफ्लो वाली साइड पे आपको यहाँ पर गिवन है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि सर सबसे पहले तो जो नोइंग है, बाय नोइंग k एंड x, k और x आपको यहाँ पर पता है, यहां से आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप एक सूटेबल टाइम इंटरवल आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उस सूटेबल टाइम इंटरवल के लिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, इस चैनल के ऊपर ये दोनों इक्वेशन आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे, यानी कि उस पर्टिकुलर रीच के लिए आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे। देखो तो बाय नोइंग k एंड x, छोटे छोटे इंटरवल के लिए अप्लाई करता हूं ना मैं कंटिन्यूटी इक्वेशन, वो छोटे छोटे टाइम इंटरवल पता कर रहा हूं मैं। बाय नोइंग k एंड x फाइंड सुटेबल डेल्टा टी। तो डेल्टा टी को कैसे निकालते हैं, तो डेल्टा टी निकालने का तरीका भी याद रख लेना। डेल्टा टी शुड बी लाई बिटवीन आपके पास 2kx से ज्यादा होनी चाहिए ये वैल्यू और k से कम होनी चाहिए ये वैल्यू, है ना। ये आपको तरीका है फाइंड आउट करने का, ये याद रख लेना, है ना। ये आप यहाँ पर क्या करते हैं, जो भी k और x दे रखा है आप लोगों को, 2kx भी आप वैल्यू निकाल सकते हो, आप k की वैल्यू भी आपको यहाँ पर गिवन रहेगी। तो इन दोनों के बेसिस पे आप यहाँ पर इन दोनों के बीच में आप डेल्टा लाई कर लेना। ये आपको क्या देता है, ये आपको बेस्ट रिजल्ट देता है राउटिंग के, क्या देता है, बेस्ट रिजल्ट देता है राउटिंग के बेस्ट रिजल्ट देता है आपको, ठीक है। कंप्लीट है। ये आपने यहाँ पर क्या कर दिया, ये आपने यहाँ पर अप्लाई कर दिया, ये आपने यहाँ पर क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया, डेल्टा टी टाइम इंटरवल उठाया, ठीक है। उस डेल्टा टी टाइम इंटरवल के लिए आप यहाँ पर आपको एक हाइड्रोग्राफ तो गिवन ही है, हाइड्रोग्राफ को 0R 3R 4R 5R 6R, है ना। तो मैंने कह रखा है कि आपको यहाँ पर लेट मी से ये आपको हाइड्रोग्राफ गिवन है 0 2 4 6 8 10, है ना। और आपने देख लिया कि सर ये जो डेल्टा की वैल्यू ये 2R ही आ रही है,
2R ही आ रही है ना। तो एक टाइम इंटरवल दे रखा है और यहाँ पर आपको यहाँ पर हाइड्रोग्राफ दे रखा होगा, यहाँ पर आपको हाइड्रोग्राफ दे रखा होगा, ये हाइड्रोग्राफ की वैल्यूज दे रखी है ना। अब इसी टाइम इंटरवल पे 0 2R, जिससे कि 2R निकल गया है डेल्टा टी, तो इस 2R के लिए आपने यहाँ पर क्या कर देना, ये हाइड्रोग्राफ आपको यहाँ पर जनरेट कर देना। अगला हाइड्रोग्राफ जनरेट करोगे तो इस टाइम इंटरवल के बेसिस पे आगे यहाँ पर जनरेट करोगे, है ना। तो टाइम इंटरवल रख दिया, यहाँ पर हाइड्रोग्राफ रख दिया पहला वाला, फ्लड हाइड्रोग्राफ पहला वाला रख लिया, पहला वाला जो आपको इनफ्लो वाला दे रखा है, इनफ्लो वाला फ्लड हाइड्रोग्राफ दे दिया। अब यहाँ से आप यहाँ पर क्या करेंगे, आगे की कैलकुलेशन आप यहाँ पर कर सकते हैं, बड़े आसानी से आप यहाँ पर कर लेंगे, है ना। ठीक है, तो अब देखता हूं यहाँ पर कि सेकंड आप यहाँ पर क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट C0, C1 एंड C2, तीनों चीजें कैलकुलेट कर लो, बिल्कुल। थर्ड नंबर पे आप यहाँ पर क्या करेंगे सर, थर्ड नंबर पे आप यहाँ पर क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन का मतलब क्या है, सेकंड में आप ये C0, C1, C2 देखो, Kx तो आपको पता है, डेल्टा टी आपने उठा लिया, तो C0, C1, C2 निकाल लिया, बिल्कुल। ये निकाल के आप ये O2 की वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है, ये निकाल के आप यहाँ पर O2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पर मान लेता हूं मैं, यहाँ पर कुछ वैल्यू आपको दे रखी होगी, ठीक है। तो देखो क्या क्या वैल्यू गिवन है, देखो तो यहाँ पर ये I1 आपको गिवन है, I2 आपको गिवन है, शुरुआत के 2 पॉइंट I1 I2, ये पॉइंट आपको O1 है, ये वाला पॉइंट O1 है, ये O1 आपको यहाँ पर पता रहता है। O1 कैसे पता रहता है सर, O1 I1 आपका सेम ही रहेगा, है ना, शुरुआत आपके हाइड्रोग्राफ की सेम होती है, जैसा मैंने लास्ट वाली सेशन में समझाया, है ना। ये O2 फाइंड आउट करना है आपको, क्या करना है, O2 फाइंड आउट करना है बेसिकली, है ना। O2 कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो O2 हम यहाँ पर C0 पता है आपको, C1 पता है, I1 पता है आपको, यहाँ पर देखो I2 पता है, I1 पता है, O1 पता है, ये सारी वैल्यूज पता ही है आप लोगों को, इसको पुट कर दो, O2 आपका निकल आएगा, O2 आपका निकल आएगा, यही प्रोसीजर हो गया आपका, है ना। यही क्या हो जाएगा, ये मेरे पास यहाँ पर प्रोसीजर हो जाएगा, ठीक है। थर्ड नंबर पे कह दूंगा, स्टार्ट फ्रॉम इनिशियल condition I1 and O1 and known delta t at the end of first step calculate O2 कैलकुलेट किया, कुछ नहीं किया हमने बेसिकली, ठीक है। फोर्थ पॉइंट हम यहां पर कर देंगे, कर लेंगे प्रोसीजर के अंदर कि अगला पॉइंट क्या रहेगा कि O2 आपने निकाल लिया, बिल्कुल। अब इसको I3 मान लो, ये जो भी आपको फ्लड हाइड्रोग्राफ गिवन है, I3 आपको गिवन है। अब I2 I3 के बीच में लगाएंगे, I2 पता है, I3 पता है, O2 अभी भी निकाला आपने, सारे वैल्यू पुट की, C0, C1, C2 सबके लिए सेम रहेगा, ये वैल्यू पुट की इसके अंदर, C0, C1 की, I2 अब देखो I2 की जगह I3 कर देना, I1 की जगह I2 कर देना, और यहाँ पर पुट करके आप यहाँ पर O3 निकाल लेना। सेम प्रोसीजर आप यहाँ पर बढ़ाते चलो, ये आपका हाइड्रोग्राफ बनता जा रहा है, ये आपका हाइड्रोग्राफ बनता जा रहा है आउटफ्लो वाला, ठीक है, आउटफ्लो वाला, है ना, सीधा सीधा हाइड्रोग्राफ बन जाएगा ये, समझ में आ गई, बिल्कुल। तो ये प्रोसीजर को चालू करना है आपको, यही मैं आप लोगों को यहाँ पर पॉइंट आपको यहाँ पर मेंशन करा देता हूँ। नेक्स्ट देख लो, द आउटफ्लो calculated in step third becomes known initial outflow for next time step या नेक्स्ट टाइम ड्यूरेशन, नेक्स्ट टाइम इंटरवल भी लिख सकता हूं मैं यहाँ पर, नेक्स्ट टाइम इंटरवल repeat the entire procedure, ठीक है। यानी कि वो I2 I3 वाला वो सेम प्रोसीजर आपको रिपीट करते हुए चलना है, ठीक है। ये आपका फ्लड हाइड्रोग्राफ कंप्लीट हो गया। अब इसके आप लोगों को यहाँ पर जो है एसएससी वगैरह वाले एग्जाम्स के अंदर तो क्वेश्चन नहीं पूछता है ना, बाकी आपसे ईएससी में पूछता है इस तरह के सवाल, गेट के अंदर पूछता है इस तरह के सवाल, है ना, तो वहां पे वो वाले क्वेश्चन आप देख सकते हो। और बाकी कुछ बेसिक क्वेश्चन एटेन्यूएशन वाले थे वो मैंने कराई दिए थे, बाकी इसका जो भी प्रैक्टिस सेट रहेगा उसके अंदर आप लोगों को यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं बाकी फ्लड हाइड्रोग्राफ तक की सारी इंपॉर्टेंट जो भी बातें थी सारी बता चुका हूँ। मिलते हैं बाकी आखिरी सेशन था ये फिलहाल हाइड्रोलॉजी का, है ना। इसके बाद जो ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी वो इरिगेशन के अंदर का वर्ड है ना। मिलते हैं बाकी।
तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।